हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास है भारतीय संविधान। जो ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, महेश कुमार वर्णमाल द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें हमने आज ये तीसरा क्लास लेकर आए हैं। पिछले दो क्लास में हमने पढ़ा है भारत का संवैधानिक विकास, संविधान की विभिन्न प्रस्तावना व उनके स्रोत, संविधान की विभिन्न अनुसूचियाँ, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इन सभी को हमने पढ़ लिया है। साथ ही हमने 7वीं अनुसूची को भी डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल उद्देशिका। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा तो जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने की। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना जो है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है हमारे प्रस्तावना को, ठीक है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो ये प्रस्तावना है, इसमें जो तीन शब्द है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, क्या क्या, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, इन तीनों शब्दों को 42वें, ये शुरू में जो संविधान था उसमें नहीं, ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये सब आएगा आगे, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया थोड़ा बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 2000 नहीं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये इसको स्टार कर लीजिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ये क्या था? केशव नंदा भारती विवाद जो था, केशव नंदा भारती विवाद वर्सेस राज्य, केरल राज्य के बीच जो विवाद था, उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि संसद के पास जो है वो संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मूल ढांचे मतलब मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकता है। तो ये कब, कौन सा मामला था? केशव नंदा भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो प्रियम्बल उद्देशिका। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब कि इसमें कि मैं ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश है। गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं ना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत का किसी राज्य का विशेष कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संविधान के द्वारा भारतीय संशोधन की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा, और इसी में जोड़ा गया था समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता।
समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसी की मैं बात कर रहा था, ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी स्टार कर लीजिए क्वेश्चन को। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में बताया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, इसमें आप जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। इसे तो ये थी हमारी प्रियम्बल उद्देशिका, जिसको हमने पढ़ लिया, जिसमें मेन पॉइंट जो था मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 से 3 जो है भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, संघ जो है मुख्य है। आगे देखते हैं भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। राज्यों में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश? 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को, जब 370 हटाया गया। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संशोधन के द्वारा के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेनाओं एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा: असम को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश 1986-87 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा 1972, मिजोरम को 1986-1987 में। ये खैर संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम, ये नामकरण के लिए अनुच्छेद 1 है। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, ये है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। वर्तमान के जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल में या फिर नए राज्यों का गठन किया जाता है, उसके लिए है ये अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती कानून में संशोधन किया जा सकता है, ये बताता है अनुच्छेद 4। अब जोनल काउंसिल जो है उसके बारे में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। ये मुख्य जो थे मैंने आपको इस चैप्टर से बता दिया। संघ और राज्य क्षेत्र से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनका क्षेत्रफल क्या है ये भी उतना हमारे को इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमको राज्य पता होना चाहिए। और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो देख लीजिए: अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अंडमान का है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, ये राजधानी मैं बता रहा हूँ इसकी। इनके जिलों की संख्या 3 है: अंडमान और निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ में की राजधानी चंडीगढ़, जिलों की संख्या 1। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव, इसका राजधानी है दमन, जिलों की संख्या 3। दिल्ली, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी भी है और जिलों की संख्या 11। लक्षद्वीप की कवारती और जिलों की संख्या 1। पुडुचेरी की पुडुचेरी, जिलों की संख्या 4। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जिलों की संख्या 22। लद्दाख का लेह, जिलों की संख्या 2। कुल जिले हो गए 733। अब बात करते हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आइए पढ़ते हैं इसको। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार: जन्म से, जो जन्म से है वो हो गए। वंशाधिकार द्वारा, जिसके माँ बाप यहाँ पे रहते हैं। पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये 5 तरीके का जो है नागरिकता प्राप्त करने का यहाँ पे नियम है। अब इनको आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है? अगर आप भारत के नागरिक हैं
और आप किसी और देश में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया हुआ है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटीज थे उनको सीएए द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, वो खुद दे दे, पर्यावासन, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, वंचना के आधार पर तो नागरिकता समाप्त हो सकती है। वो ये 3 प्रकार है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है 5 से 11 बताया था। संविधान लागू होने के समय नागरिकता अनुच्छेद 5। पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद, पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनको नागरिकता देना अनुच्छेद 6 के द्वारा। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, ये पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों को जो गए फिर वापस आ गए। 8 जो है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिक अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। भारत के बाहर रहने वाले जो कि हैं वो भारत के ही, लेकिन वो किसी जैसे कि हमारे देश के दूसरे दूतावास रहते हैं तो उन लोगों को नागरिकता देने का अनुच्छेद 8 में प्रावधान है। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये अनुच्छेद 9। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, ये है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, संसद के पास है नागरिकता देने का अधिकार। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। तो ये था नागरिकता के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इसको एक बार ज़रूर आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें से जो मेन यही पूछता है कि एक तो ये सीएए से जुड़ा पूछ सकता है, दूसरा ये एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो यहाँ पे से प्रावधान था भारतीय संविधान में एक, ये पूछ सकता है। और तीसरा जो है अनुच्छेद पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से 11 तक। और चौथा जो है एकल नागरिकता, हमारी जो है वो एकल नागरिकता है। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। मूल अधिकार, तो हमारा जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे को मिला हुआ है, वो किस लिए मिला है? ताकि हमारे ऊपर जो है हमें फ्रीडम रहे। अपने संविधान ने हमें मूल अधिकार दिया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के संबंध में। भारतीय संविधान में समानता का विस्तार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो क्या बताता है कि हमें समानता का अधिकार है, हमें बराबरी का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता, राइट टू इक्वलिटी? तो अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। एक ही कार्य के लिए किसी को अलग अलग वेतन नहीं दिया जा सकता, ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 बताता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). अब संवैधानिक उपबंध, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीय एवं विदेशी नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार। कुछ अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, कुछ है जो दोनों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए भी है। धर्म एवं मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने एवं संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। अब भारत एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता, छुआछूत जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से, किसी को कुछ खास उपाधि नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मूल अधिकार का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 19 में। भारत में संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 अनुच्छेद 19A में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जा सकती है। रिट जिसको बोलते हैं वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर? तो केशवनंदा भारती बनाम केरलवाद में 1973, जो हमने आगे प्रियम्बल वाले में भी पढ़ा था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटा दिया गया? वो 44वें संशोधन 1978 में जो संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी एक वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है? किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20C में है। राइट टू प्राइवेसी भी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना गया? न्यायपालिका। ये बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा का है? संवैधानिक उपचार का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे रह गया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया? अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6), जो EWS को 10% का आरक्षण मिला। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रावधान का अधिकार है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 300A। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इमरजेंसी में भी जीवन का अधिकार को, ऐसा नहीं कि किसी को गोली मार दीजिएगा। आपातकाल में भी इस मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। तो ये है हमारा अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अब इसको आप जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये थी आज का तीसरा क्लास, जिसमें हमने पढ़ा है मूल अधिकार, जिसमें से मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्या क्या पूछा जा सकता है। नागरिकता को पढ़ा है हमने, उससे पहले हमने पढ़ा है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और फिर हमने शुरुआत किया प्रियम्बल से। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स को, इसको हम खत्म करेंगे NCERT सार संग्रह को। नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 से 51 है राज्य के नीति निर्देशकता, तो इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय।